हेलो हेलो, लाल सलाम। सभी को लाल सलाम। हेलो, मैं तुषार कांति आप लोगों से बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हेलो। हाँ, वीरा साथीदार ज्वाइन हो गए हैं। वीरा साथीदार आ चुके हैं। निशांत आनंद ने लाल सलाम कॉमरेड कहा है, उनका भी स्वागत है। हेलो। आशुतोष कुमार, बिंदुराम, और भी सभी साथियों से निवेदन है, सभी से गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी लाइव में जुड़ जाएं। आज हम लोग नक्सलबारी के इतिहास पर बात करने जा रहे हैं। लाल सलाम कॉमरेड, सभी को लाल सलाम। इलिका जी, आपको भी लाल सलाम, आपका स्वागत है। वीरा साथीदार, आपको स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों को आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। ये जानकारी मुझे निशांत आनंद जी ने दी। राहुल, अजीब, लाल सलाम। आपको भी लाल सलाम, सभी को लाल सलाम। हाँ, इलिका प्रिय को लाल सलाम। भारती पांचाल को भी लाल सलाम, उनका स्वागत कर रहा हूं। और भी मित्र जुड़ रहे हैं। लगता है थोड़ा वक्त लगेगा। क्या आप लोग मुझे स्पष्ट देख पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे स्पष्ट देख पा रहे हैं? क्या मेरा चित्र स्पष्ट है? मेरे पीछे जो पोस्टर दिखाई दे रहा है वह भीमा कोरेगांव के नाम पर जिन नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था उनसे संबंधित है। हेलो। कोई नए लोग शायद अभी तक जुट नहीं रहे हैं। हाँ, अभी बहुत सारे और नए लोग जुटे हैं। नंदिनी धर, बच्चा सिंह जी आ गए हैं। हाँ, बूटा सिंह, नवाज शहर जी भी आ चुके हैं, उनको भी लाल सलाम। मणिकंठ जी को भी लाल सलाम। इलिका प्रिय, भारती पांडे, अमन मिड्डा, जय राठौर जी, सभी को स्वागत। सभी को स्वागत है। मंजीरा सिन्हा, आपका भी स्वागत है, आपको भी मेरा लाल सलाम। क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? अपने विषय पर आ सकते हैं
या और लोगों का इंतजार किया जाए? अभी कुल 41 लोग जुड़े हैं। 41, 42। अमनप्रीत विद्यार्थी जी, आपको भाई स्वागत, आपका भी स्वागत करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। आइए। मन्नू जांगरा जी, हाँ, आपको भी सलाम, लाल सलाम। आज संयोग से ईद का भी दिन है, तो सभी साथियों को मैं लाल सलाम करता हूं। तो दोस्तों, नक्सलबाड़ी एक गांव का नाम नहीं है। नक्सलबाड़ी भले ही एक गांव का नाम रहा हो, लेकिन 1967 के 25 मई के बाद वो कोई एक गांव का नाम नहीं रह गया। उसने भारत के राजनीतिक पटल में कुछ ऐसे निशान छोड़े कि वहां घटित घटनाक्रमों के कारण भारतीय राजनीति का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। अंग्रेजों ने भारत जरूर छोड़ दिया था और सत्ता हस्तांतरण यहाँ के स्थानीय उच्च वर्ग के उस धड़े के साथ कर लिया था जो उनका सहयोगी रहा। लेकिन अंग्रेजों के जाने के 20 साल बाद भी जब आम भारतीय जनता को ऐसा लगा कि उनके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन तो नहीं हुआ है, बल्कि शोषण यथावत जारी है और कहीं कहीं काफी तीव्र भी है, इतना तीव्र कि मतलब सहन करना मुश्किल हो रहा है, तब जैसे मानो किसानों के सब्र का बांध टूट गया। और इस तरह जहां कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहले से उपस्थित थे और संगठन बना रहे थे और वहां के किसानों को जोतदारों के खिलाफ उनकी लड़ाई में नेतृत्व दे रहे थे, ऐसे नक्सलबाड़ी के ब्लॉक में किसानों का वो गुस्सा फूट पड़ा। पहले तो जोतदारों की जमीन पर जो बटाईदार थे, उन्होंने उगी हुई फसल को अपने कब्जे में लेने से शुरुआत की और उनके किसान सभा के सम्मेलन में कुछ ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें से कुल मिलाकर के जनता को अपने हाथ में स्थानीय स्तर पर सत्ता लेने का आह्वान किया गया था। इसी के बाद 25 मई को एक रैली, जब नक्सलबाड़ी से थोड़े आगे जाकर के एक छोटे से गांव में रैली निकल रही थी, तब पुलिस ने वहां गोलीबारी की और 11 लोग मारे गए। इन 11 लोगों में सिर्फ 7 स्त्री और 2 पुरुष थे। नक्सलबाड़ी की एक और खासियत यह है कि इस छोटे से इलाके ने और वहां घटी छोटी सी घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हुआ ये कि उस समय कम्युनिस्ट क्रांतिकारी अंतरराष्ट्रीय केंद्र के तौर पर उभर रहे चीन ने, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र में इस घटना का जिक्र एक लेख में भारत के तराई क्षेत्र में वसंत का वज्रनाद इस शीर्षक के साथ प्रकाशित किया।
इसके बाद तो खलबली मच गई। नक्सलबाड़ी के घटनाक्रम के बाद सारे देश में मानो तूफान आ गया। संसद के रास्ते पर चल पड़े दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व से निराश होकर, खासकर 1964 के बाद बनी सीपीआई-एम के भीतर मौजूद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने नक्सलबाड़ी में किसानों के इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इस विद्रोह ने देश भर में जो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी सीपीआई-एम के अंदर या बाहर थे, उन सभी लोगों को दिशा देने का काम किया, और वहां से सारे देश में एक के बाद एक आंदोलनों की जैसे बाढ़ आ गई। देखते ही देखते बंगाल से पंजाब तक और दक्षिण में आंध्र से केरल तक पुरानी संसदीय कम्युनिस्ट पार्टियों से निकले सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अलावा हजारों लोग, लाखों नौजवान जो पहले किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में नहीं थे, वे सभी देखते ही देखते एक साथ आए और आंदोलन में कूद पड़े। राज्यों के स्तर पर ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर भी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने समन्वय समितियां बना ली। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की समन्वय समिति के शीर्ष पर नक्सलबाड़ी के निर्विवाद नेता कॉमरेड चारू मजूमदार चुन लिए गए। साथ ही हम देखते हैं कि उस समय कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थिति क्या थी। आंध्र प्रदेश में तो विधानसभा में तब मार्क्सवादी पार्टी ही प्रधान विरोधी दल के रूप में मौजूद थी। केरल में एक बार उसके हाथ में सत्ता भी आ चुकी थी। बंगाल में भी वो सत्ता के इतने करीब थे कि वो सत्ता के भागीदार बन चुके थे। वहां सीपीएम भले ही बांग्ला कांग्रेस के साथ मिलकर के काम कर रही थी, लेकिन उसके नेता मुख्य पदों पर आसीन थे, जैसे गृह मंत्री ज्योति बसु बने, और किसान से मतलब खेती किसानी से संबंधित जो मंत्री थे हरि कृष्ण कोनार। इस तरह से सीपीएम का पलड़ा भारी था। इसके बावजूद हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो उत्तर पूर्वी छोर पर नक्सलबाड़ी के बाद एक और इलाका था जहां पर किसानों का आंदोलन काफी तेजी से उभरा, और उसका नाम है श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम में वहां के स्थानीय नेतृत्वकारी कम्युनिस्ट नेता आदिभट्ल कैलासम और वेंपटापु सत्यम जैसे लोगों ने आदिवासी किसानों में खास करके जो जातापू और शबर मतलब सवरा और जातापू जातियों के आदिवासियों को संगठित किया, जिन पर भयंकर अत्याचार होता था, और साहूकारी के द्वारा वहां के बाहर से आकर के बसे हुए जमींदारों ने उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया था। और इन सब चीजों से त्रस्त होकर के आखिर सुब्बाराव पाणिग्राही, कृष्णमूर्ति, पंचादि कृष्णमूर्ति, निर्मला उनकी सहचरी और उनके साथ ही उनके बाद शहीद होने वाली महिला कार्यकर्ता, ऐसे तमाम लोग थे जो आगे आए और उन लोगों ने आदिवासियों को नेतृत्व दिया। उन पर जब हमला हुआ और उनके आदिवासी नेताओं की हत्याएं होने लगी, तब उन लोगों ने सीपीएम से बाहर आए हुए नेता, उस समय आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े नेता थे
जो भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर सीपीएम का जो छात्र आंदोलन था एसएफआई, उसको उस समय एसएफआई नाम नहीं दिया गया था, एसएफ कहते थे। तो स्टूडेंट फेडरेशन का काम देखने वाले, और आंध्र प्रदेश में विरोधी पार्टी के नेता, मतलब एक मंत्री का दर्जा मिलता है जिसको, वैसे कॉमरेड नागी रेड्डी थे। तो उनकी ओर देखा, सहज रूप से उन्हीं की तरफ देखा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, बताइए। नागी रेड्डी के पास कोई बेहतर सॉल्यूशन नहीं था। उन्होंने कहा कि बस अनाज काट लो। बटाईदारों से उन्होंने कहा कि जोतदारों जमींदारों के अनाज खेत से काट कर ला लो। लेकिन इससे तो बात नहीं बन रही थी, क्योंकि एक के बाद एक जमींदारों की तरफ से गोलियां चला करके हमारे किसान नेताओं की हत्या हो रही थी। कोरोना मंगन्ना जैसे नेताओं की हत्या हो चुकी थी। तो श्रीकाकुलम जिला का नेतृत्व वो नागी रेड्डी जैसे नेताओं से निराश होकर के उन्होंने ये तय किया कि कलकत्ता में जाएंगे और वहां नक्सलवादी के साथियों से मिलने की कोशिश करेंगे, और उसमें उनको सफलता मिली। और इस तरह से वो अखिल भारतीय समन्वय समिति के साथ जुड़े, AICCCR। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1968 में ये जो समन्वय समिति बनी थी, उसका स्वरूप बहुत ढीला ढाला था। वो काम नहीं कर पा रहा था। एक केंद्रीय नेतृत्व न होने के कारण, जिसकी मतलब सब आदर करते हों, जिसका सम्मान करते हों लोग, ऐसा नेतृत्व नहीं उभर पाने के कारण कोई समन्वय भी ठीक से नहीं हो पा रहा था और कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में तमाम कार्यकर्ताओं ने बहुमत से ये तय किया कि अब पार्टी की स्थापना होनी चाहिए। और 1969 के अप्रैल 22 को, लेनिन के जन्मदिन पर, पार्टी की स्थापना की घोषणा हुई। लेकिन इधर दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की जो समन्वय समिति बनी, इसके बाहर भी कुछ लोग थे। खुद नागी रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जो बड़े नेता थे, उन्होंने पुरानी पार्टी में जो पद और मतलब जो आसन लोगों को मिला हुआ था, उसके आधार पर नई पार्टी में लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करने की बात एक तरह से की थी, जिसका नक्सलबारी के नेताओं ने यह कहकर विरोध किया कि भाई देखिए, हम एक और पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम एक और पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहते हैं। और इसीलिए आंदोलन के क्षेत्र से खुद उभर कर आए नेतृत्व को ही अंत में स्वीकृति मिलेगी। इसीलिए हम पुरानी पार्टी के तौर तरीकों को वहां छोड़कर आएंगे। इससे उनकी सहमति नहीं होने से वे अखिल भारतीय समन्वय समिति छोड़कर चले गए और आंध्र प्रदेश में जाकर के उन्होंने पार्टी की घोषणा भी कर डाली। APCCR इस नाम से वो संगठन का नाम, पार्टी का नाम था। आंध्र प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टी, ब्रैकेट में रेवोल्यूशनरी, ऐसा लिखा जाता था। दूसरी तरफ बंगाल में भी एक छोटा सा समूह था, दक्षिण देश। वो नक्सलबारी के आंदोलन से प्रेरित तो हुए, लेकिन वो समन्वय समिति में नहीं आए और उन्होंने आंदोलन जारी रखा अपने स्तर पर। और कहीं दक्षिण बंगाल में सुंदरबन तक में और बर्धमान जिले वगैरह में, कलकत्ते के आसपास भी उन्होंने कई जगह
आंदोलन छेड़ा। नागी रेड्डी जैसे व्यक्ति को एक और बात का मतलब विचार आया। उन्हें लगा कि भारत में क्रांतिकारी परिस्थिति समान रूप से मौजूद नहीं है और इसीलिए सारे भारत में क्रांतिकारी परिस्थिति जब तक परिपक्व न हो जाए, जब तक सारे भारत में एक तरह से समान रूप से क्रांतिकारी परिस्थिति का विकास न हो जाए, तब तक हमें हथियारबंद लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद था। जबकि चारू मजूमदार के नेतृत्व में बाकी जो समन्वय समिति के लोग थे, उन सबको ये लगता था कि हम लड़ेंगे, जहां जहां परिस्थितियां साथ देंगी, जहां जहां किसान उभार होंगे, उनको संगठित करते हुए हम कुल मिलाकर के क्रांतिकारी परिस्थितियां और भी तेज बनाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अखिल भारतीय कम्युनिस्ट क्रांतिकारी समन्वय समिति में जो लोग आए थे, उनमें पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश आदि अलग अलग राज्यों से लोग आए और उन लोगों ने मिलकर के 22 अप्रैल 1969 को पार्टी की स्थापना कर डाली। और इसकी घोषणा 1 मई के एक बड़े से रैली में हुई, जो कलकत्ता के शहीद मीनार मैदान में ली गई। और उस समय भारत की जनसंख्या 50 करोड़ रही होगी और 1 लाख से ज्यादा लोग उस रैली में उपस्थित हुए थे, जो अपने आप में एक मिसाल थी। एक बहुत बड़ी रैली हुई थी वो। यहां तक कि चुनाव रैलियों में भी इतने लोग तब नहीं आते थे। खैर, तो हम देख रहे हैं कि श्रीकाकुलम और नक्सलबाड़ी जैसे किसान विद्रोहों के बाद लगातार विद्रोह होते गए। मुसहरी में, बिहार में, फिर बाद में तो संगठित रूप से काम करने के बाद वहाँ भोजपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। मुसहरी में हुआ पहले, फिर तराई में, उत्तर प्रदेश की तराई में, मतलब लखीमपुर खीरी वगैरह जिलों में। दक्षिण बंगाल में हम देखेंगे झारखंड की सीमा पर जो झाड़ग्राम का इलाका है, गोपी बल्लभपुर और देबरा, ऐसे अलग अलग प्रांतों में बड़े विद्रोह हुए। किसानों ने बड़े पैमाने पर सत्ता अपने हाथ में लेने की समझ के साथ आंदोलन किया और जमींदारों, जोतदारों के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की। श्रीकाकुलम में तो जमींदारों को मार करके, उनके सर काट करके गांव के बाहर जो तोरण होता है, प्रवेश द्वार, वहां पर लटका दिया गया, या उनके खून से दीवारों पर नारे लिखे गए। इतनी घृणा, मतलब वर्ग घृणा जिसको कह सकते हैं, वो हमको श्रीकाकुलम में दिखाई देती है। वहीं से वर्ग दुश्मन का सफाया, ये एक मतलब कार्य नीति के स्तर पर इसका विकास हुआ। ये एक फॉर्म ऑफ स्ट्रगल जिसको कह सकते हैं हम, उस रूप में ये उभर कर आया। इसको समझने में कुछ लोगों में कुछ कमियां थी, गड़बड़ियां की लोगों ने, नेतृत्व ने भी गड़बड़ियां की। कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि छोटी मोटी कमजोरियों के बावजूद नक्सलबाड़ी, श्रीकाकुलम और तमाम जो अन्य आंदोलन एक साथ उभर रहे थे, उनकी वजह से एक तरफ जुझारू किसान खेत मजदूर संगठन और आंदोलन का मतलब उसकी बुनियाद रखी जा रही थी, और दूसरी तरफ जो पुराने ढर्रे पे काम करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां रही,
जिनको हम संशोधनवादी पार्टियां कहते हैं, वो तो खैर वही कांग्रेस पार्टी के आनुषंगिक या अनुपूरक संगठनों के रूप में, उनके पिछलग्गुओं के रूप में एक तरह से वो बनकर रह गई, सीपीआई और सीपीएम। और उन्होंने बस विधानसभा के या लोकसभा के सत्र शुरू होने के समय एक रैली निकाल करके और अगले चुनाव के लिए लोगों को संगठित करने के बाहर कभी कोई प्रयास नहीं किया। 1952 के बाद तो यही उनका चरित्र था। तो इस कारण इन सब चीजों से अपने आप को पूरी तरह से काट करके एक नए कार्य शैली के साथ, एक नई रणनीति के साथ और एक नई संस्कृति के साथ नक्सलबाड़ी के आंदोलन ने एक नई दिशा कायम कर दी। जुझारू किसान आंदोलन और उसके क्रांतिकारी नेतृत्व ने संसद के बाहर, सड़कों पर और देहातों में और खेतों खलिहानों में चलने वाले आंदोलन को ही केंद्रीय भूमिका में रख दिया। और हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो टुटपुजिया मतलब मध्यम वर्गीय पार्टियां हो या वो सत्ताधारी पार्टियां हो जो किसी न किसी राज्य में या केंद्र में सत्ता में हैं या रही होंगी, उन सभी के लिए यह मजबूरियां हो गई कि ऐसे आंदोलनों के बारे में अपनी राय प्रकट करे, अपना स्थान, अपनी अवस्थिति स्पष्ट करे। इसके बगैर किसी का काम नहीं चलना, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरानी राजनीति का जो तरीका था वही बदल गया और एक नई तरह की राजनीति जो सड़कों पर मतलब फैसलाकुन आंदोलन चला रही थी, या देहातों में या मतलब खलिहानों में, खेतों में, छात्रों के विश्वविद्यालयों में और कारखानों में, रेलवे में। हम जानते हैं कि 74 में, 74 में जो रेलवे की स्ट्राइक हुई उसमें बड़े पैमाने पे शिरकत की क्रांतिकारियों ने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे देश में एक नई राजनीति की बुनियाद रख दी नक्सलबाड़ी के आंदोलन ने। कम्युनिस्ट पार्टी तो बन गई और उसने अपना पहला अधिवेशन, या जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट परंपरा में वो 8वीं कांग्रेस कहते हैं उसको, जो पहली कांग्रेस है उसको 8वीं कांग्रेस कहते हैं हम, क्योंकि उसके पहले जो 7 कांग्रेस हो चुके थे सीपीआई सीपीएम में, उनको भी काउंट में लेते हुए उसमें जो पॉजिटिव था उसको अपने साथ रखने के लिए, जो नेगेटिव था उसको छोड़ करके आते हुए 8वीं कांग्रेस जो 70 में संपन्न हुई, तो उसमें कॉमरेड चारू मजूमदार को एक तरह से मतलब निर्विवाद नेता के रूप में प्रपोज किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, क्रांतिकारी अथॉरिटी के रूप में उनको पेश करने की कोशिश हुई थी उस अधिवेशन में। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, फिलहाल हम लोग सब मिलकर ही काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे। और इस तरह से वो नेता चुने गए। 1965 से 67 के बीच में उन्होंने जो 8 लेख लिखे थे, जिसके द्वारा उन्होंने साम्राज्यवाद और भारत में जो अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था है उसके अलग अलग पहलुओं पर अपने विचार रखते हुए क्रांति का रास्ता लगभग उन्होंने सूचित कर दिया था कि भारत में क्रांति होगी तो इस रास्ते से होगी। और इसीलिए वो निर्विवाद नेता के रूप में माने भी गए। तो भावी क्रांति का एक मोटा प्रारूप तो कम से कम उन्होंने दे दिया था उन 8 लेखों में। उसके बाद वे पार्टी के महासचिव चुने गए, लेकिन वो ऐसा वक्त था जब भयंकर दमन, राज्य और केंद्र जो सत्ताधारी वर्ग थे, राज्य और केंद्र में जो राज सत्ता थी, उनके द्वारा किसान आंदोलनों को कुचलने की एक तरह से सबसे क्रूरतम प्रयासों का वो दौर था। और साथ ही साथ 1971 में
आपको याद होगा शायद, जो इतिहास पढ़े हैं, आप लोग तो छात्र हैं अधिकतर, तो मैं कहूँगा कि 1971 में पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा था, जिसे आज हम लोग बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, उस पर हमला हुआ। भारतीय सेना ने वहां प्रवेश किया और वहां जो मुक्ति वाहिनी के नाम से संगठन बना था, उनके साथ मिलकर के पाकिस्तान को हराया और एक नई देश की बुनियाद रखी गई इंदिरा गांधी के राज्य, मतलब उनके दौर में। तो उस समय भारतीय सेना की ये मजबूरी थी एक तरह से कि अगर वो मोर्चा खोलते हैं पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में, मतलब बांग्लादेश में, तो उनका पिछवाड़ा जो होता है उसको अपने नियंत्रण में रखना उनके लिए जरूरी है। अगर वो नियंत्रण के बाहर हो तो उनको दोनों तरफ से मोर्चा खोलने की नौबत आ सकती है, इस बात का डर था। और इस कारण उन्होंने कलकत्ता सहित पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया भारतीय राज्य ने। और भारतीय राज्य से जो भी इत्तेफाक रखते थे, जैसे सीपीआई, सीपीएम और दीगर पार्टियां, कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में थी वहां बंगाल में भी, तो सिद्धार्थ शंकर राय उस समय चुने गए कांग्रेस के नेता। और इस तरह हुआ ये कि बड़े बड़े इलाकों को घेर करके वहां के तमाम युवकों को सड़क पे ला करके मार डालना, इस तरह की घटनाएं होने लगी। और ऐसी सबसे बड़ी घटना जो कभी नहीं भुलाई जा सकती है, जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगी, वो है काशीपुर बराहनगर। काशीपुर बराहनगर उत्तर कलकत्ता का एक हिस्सा है और वहां पर करीब 3000 युवकों को घरों से बाहर निकाल करके मारा गया। वो जो कार्रवाई होती थी उसमें केंद्रीय फोर्स रहता था, स्थानीय पुलिस रहती थी, और कांग्रेस और सीपीएम के चुने हुए, मतलब मुट्ठी भर जो गुंडे होते हैं, उन लोगों को हेलमेट और तलवार और बाकी हथियारों से लैस किया जाता था। और वो लोग बस्तियों में या मोहल्लों में घुस करके लोगों को आइडेंटिफाई करते थे और नौजवानों को घर से बाहर निकाल करके 14 साल की उम्र से लेकर के 24-25 साल की उम्र के तमाम युवकों को मार डाला। इस तरह की घटना के बाद एक तरह से जो शहरी काम हो रहा था या जो उत्साह छात्रों में और नौजवानों में था, उस पर पानी फिरने की मतलब नौबत आ गई। और कई मतलब नक्सलवादी नेता जो शायद अंत तक लड़ने की तैयारी खो चुके थे, उन लोगों को खलने लगा और उन लोगों ने सारी मतलब इसका सारे जो हमले हो रहे थे उसका कारण कॉमरेड चारू मुजुमदार को घोषित कर दिया। और उनके सर पर ठिकरा फोड़ते हुए कई लोग तो संगठन के बाहर जाने की मतलब जुगाड़ में थे। हम जानते हैं कि कुछ दिनों बाद सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में एक वैकल्पिक केंद्रीय कमेटी बन गई। उन्होंने कॉल किया, जो इलीगल था एक तरह से देखा जाएगा तो, वो मतलब एक केंद्रीय कमेटी के रहते हुए और उसके महासचिव के रहते हुए कोई और नई केंद्रीय कमेटी बना डाले, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि कई राज्यों से प्रतिनिधि जो केंद्रीय कमेटी में पहले से थे, उन लोगों को बुला करके एक बैठक ली गई और जिसमें उन्होंने खुद को महासचिव घोषित कर लिया और चारू मुजुमदार को पार्टी से तक निकाल दिया या निकाल देने की घोषणा कर दी। ये तो एक तरह से हम जानते हैं कि इतिहास ने बाद में ये सिद्ध भी कर दिया है, साबित कर दिया है कि वो गलत था, उनका जो भी उनका प्रयास था या उनकी जो कदम थे
वो तो क्रांति के खिलाफ गए। बाद में उनको हम देखते हैं कि सत्यनारायण सिंह कहाँ तक गए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जो गृह मंत्री बने 77 के बाद, उनसे जाकर के सौदेबाजी करनी की तैयारी कर ली, उनसे जाकर मिले। और जयप्रकाश नारायण, जिनके पीछे कोई नहीं था, जिनका कोई सामाजिक बेस नहीं था, जो जिनका कोई राजनीतिक जीवन खत्म लगभग हो चुका था, लेकिन बिहार में छात्र आंदोलन को लेकर के जो फिर से उनमें जान आ गई थी, उनके पीछे भी गए। लेकिन कुल मिलाकर के इसका फायदा सिर्फ शोषक वर्गों को, शासक वर्गों को मिला। इससे क्रांति के आंदोलन को सत्यनारायण सिंह जैसे लोगों की वजह से कोई फायदा तो हुआ नहीं, बल्कि बहुत नुकसान भी हुआ। खैर, उन्होंने चारू मजूमदार को तो निकाल दिया पार्टी से, लेकिन चारू मजूमदार को जो लोग अपना नेता मानते थे, ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं थी, और उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। हम जानते हैं कि नए दल के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। क्रांति की दिशा के बारे में कुछ बहुत सारे पहलुओं के बारे में स्पष्टता नहीं थी, और अनुभव तो खैर थी ही नहीं। वो एक जिला स्तर के नेता थे चारू मजूमदार, जो क्रांति के आंदोलन के साथ ऊपर पहुंचते हुए अखिल भारतीय नेता बने। तो उनके पास जितना अनुभव था, वो अनुभव एक अखिल भारतीय पार्टी चलाने के लिए शायद उतना मतलब सफिशिएंट नहीं था, काफी नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की, लोग चीजों को समझने की कोशिश की। बंगाल में तो कुछ अतिवादी एलिमेंट्स आ गए कलकत्ता में, जो चारू मजूमदार से बाकी राज्यों से आने वाले कॉमरेड्स को मिलने भी नहीं देते थे, और ये कहते थे कि चारू मजूमदार को आप रेवोल्यूशनरी अथॉरिटी मानो और उनकी बातों को साइंस मानो, तभी हम मिलने देंगे। इस तरह के एलिमेंट्स भी सर उठाने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में एक भूमिगत पार्टी के नेता होने के नाते वो खुल करके तो सब लोगों के सामने आकर के बात नहीं कर सकते थे। तो फिर भी उन्होंने कई लोगों से संपर्क किया, और मैं जानता हूं कि मेरा जहां तक अध्ययन है उसमें आंध्र प्रदेश से एक टीम उनसे मिल सकी, और उन लोगों ने आंध्र प्रदेश में जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जैसे वहाँ सबसे पहले 1970 में ही, मतलब जब पार्टी कांग्रेस हुई उसी समय, उसी के पैरेलल एक तरह से बुद्धिजीवियों, लेखक और साहित्यकार और रचनाकारों की मतलब का एक संगठन बना डाला था। उस संगठन का नाम था विरसम, विप्लव रचयितल संगम। एक जन संगठन का अनुभव वहां से शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किसान संगठन बना, फिर जो सांस्कृतिक संगठन बना, जो मुख्य रूप से जननाट्य मंडली के नाम से जाना गया, और फिर बाद में छात्र आंदोलन बना, जो 1975 में, जिसकी स्थापना फरवरी महीने में हुई थी, उसका नाम था रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन। फिर रेडिकल यूथ लीग बना, फिर महिला संगठन बना, चैतन्य महिला संगम के नाम से। इस तरह से तमाम जन संगठनों के एक के बाद एक मतलब स्थापना करते हुए आगे बढ़ने का एक तरीका वहां आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। और उसके साथ ही साथ एक तरफ जन संगठन काम कर रहे थे खुला, यहां तक कि पार्टी बैनर लेकर के भी वो काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ भूमिगत स्तर पर छापामार लड़ाई की कोशिशें तेज थी। तो इन दोनों के बीच में जो समन्वय आंध्र प्रदेश के अंदर शामिल नेताओं ने लाने की कोशिश की थी, उनका अनुभव जब शेयर किया तो चारू मजूमदार ने उसे अप्रूव किया, और उन्होंने कहा कि महासचिव के मतलब तौर पर मैं अपनी गलतियों की या हमारे पार्टी में हुई जो भूल है या
जो भटकाव है उन सब के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं, और मैं इन सब चीजों को अगले लेख में शामिल कर रहा हूं जो लिबरेशन में छपेगा। और उसके बाद उन्होंने जो अंतिम लेख लिखा, हमारी जानकारी में जो अंतिम लेख था, उसका शीर्षक था पीपल्स इंटरेस्ट इज आवर इंटरेस्ट, द पार्टीज इंटरेस्ट, पीपल्स इंटरेस्ट इज पार्टीज इंटरेस्ट। इस आशय के लेख में उन्होंने इन तमाम बातों को का जिक्र करते हुए एक तरह से संकेत दिया था कि वामपंथी भटकाव हुआ है पार्टी में और हम उसके बाहर आना चाहते हैं। हमें आखिर में जनता की ही सेवा करनी है और जनता के हितों के लिए खड़ा होना है। इसके बाद तो आप जानते हैं कि 72 में जुलाई में 16 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी हो गई और 28 जुलाई को पुलिस हाजत में ही, मतलब लाल बाजार में, उनकी हत्या हो गई। उन्हें हृदय की बीमारी थी, उनको दमे की शिकायत थी, उनको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से और दवाइयां न मिलने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ बचा खुचा संगठन रहा वो बिखर गया था। एक दूसरे से संपर्क भूमिगत पार्टी होने के कारण करना बड़ा मुश्किल था, और दूसरी तरफ जो दक्षिणपंथी रुझान के लोग पार्टी में आ गए थे, उन्होंने बाहर जाकर के तोड़फोड़ मचाई और बहुत नुकसान किया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले सत्यनारायण सिंह का मतलब उदाहरण लिया, या नागी रेड्डी की राजनीति का मैंने जिक्र किया। उसके कारण आंदोलन में काफी नुकसान भी हुआ और काफी पीछे हटना पड़ा। लेकिन इन तमाम चीजों को पार करते हुए 1973 में COC, कांग्रेस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी नाम से, फिर जो मतलब एक तरह से पार्टी के नेतृत्व में अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए थे, उन लोगों ने बैठकों का सिलसिला शुरू किया और 2 या 3 दस्तावेज दिए। उनमें से एक दस्तावेज का नाम था रोड टू रेवोल्यूशन। उसमें मोटे तौर पर कुछ वामपंथी जो समझ थी उसका क्रिटिसाइज करते हुए एक मध्य मार्ग जैसा कुछ लाने की कोशिश की गई थी। और साथ ही टैक्टिकल लाइन नाम का एक डॉक्यूमेंट ये आंध्र प्रदेश की तरफ से पेश किया गया था। आंध्र प्रदेश के नेतृत्व ने एक और काम किया। उन्होंने एक आत्म आलोचना रिपोर्ट के नाम से एक डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारियों को पुनर्गठित करने के लिए, सबको साथ लाने के लिए क्या क्राइटेरिया हो, क्या मतलब हमारा आधार हो, ये तय कर दिया। और उस आधार पर सभी को इनवाइट किया कि आए और इससे जुड़ें, अपनी आत्म आलोचना रिपोर्ट लिखें और फिर जुड़ें। इस कारण क्या हुआ कि जो सच्चे क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों में एकता होने की एक संभावना बन गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दक्षिण में नागी रेड्डी, चंद्रपुला रेड्डी, इन लोगों ने तो आंध्र प्रदेश में अलग पार्टी बना ली थी। और चंद्रपुला रेड्डी को तो हम जानते हैं कि वो सत्यनारायण सिंह से जाकर जुड़ गए ताकि उनको एक अखिल भारतीय मंच मिले, और वो फिर उनकी पार्टी जो APRCC नाम से जानी जाती थी, आंध्र प्रदेश रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने भी 1974 से खुद को CPIML कहना शुरू कर दिया, CPIML का आंध्र प्रदेश कमेटी। और वो खुद सत्यनारायण सिंह के साथ केंद्र कमेटी में चले गए। लेकिन कुल मिलाकर के इसका क्या हश्र हुआ, इसके बारे में अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग जानते हैं कि इतिहास ने उनको दुत्कार दिया, उनका कहीं अस्तित्व आज नहीं रहा है। और सत्यनारायण सिंह को, उनका नाम भी शायद आप लोगों ने कभी जीवन में सुना हो, जो नौजवान लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं। जो भी हो,
80 के बाद तो हम जानते हैं कि सब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और फिर अस्तित्वहीन हो गए हैं। बंगाल और झारखंड की सीमा पर झारग्राम के इलाके में एक सत्यनारायण सिंह की पार्टी से कॉमरेड संतोष राणा हुआ करते थे। उन्होंने विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और जीते, और वो लगातार कई बार जीते वहां पर। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रपुला रेड्डी की पार्टी से 2-3 लोग, और बाद में वो पार्टी जब विभाजित हो गई तो न्यू डेमोक्रेसी के पार्टी के कुछ लोग लगातार चुनाव जीतते रहे। 1-2 विधायक, 1-2 एमएलए उनके बनते गए, लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ राजनीति में, क्रांतिकारी राजनीति में कहाँ वो क्या फर्क ले आ पाया है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मोटे तौर पर इसका कोई उपयोग क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में नहीं हुआ है। इसके विपरीत 1972 में जो चोट खाई, चारू मजूमदार की हत्या होने के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई, उस हालत से निकल करके जो क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी थी, मतलब सीपीआई-एमएल, उसके एकजुट होने की प्रक्रिया 77 तक चलती रही, और सीओसी के अंदर वो एकजुट होने की कोशिश में लगातार जुड़े रहे। लेकिन 77 में इंदिरा गांधी के हार और जनता पार्टी के गठन और उसकी सत्ता में आने के बाद ये सिलसिला टूट गया और सब अपने अपने राज्यों में लौट गए। सीओसी का अस्तित्व, मतलब ऐसे उसको कभी किसी ने डिसॉल्व नहीं किया, लेकिन सीओसी का अस्तित्व खत्म हुआ। और आंध्र प्रदेश से और कुछ हद तक कह सकते हैं कि तमिलनाडु से जो लोग गए थे उसमें, कॉमरेड गुंडापल्ली सीतारामैया के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश से सीओसी में गया जाने का इतिहास है। तो वो लौट आए और उन लोगों ने ये तय किया, आंध्र प्रदेश के साथियों ने, कि हम अपने अपने राज्यों में काम करेंगे, यहाँ पक्की बुनियाद बनाएंगे, यहाँ से आंदोलन खड़ा करेंगे, तो एक न एक दिन भारत के अन्य हिस्सों में जो क्रांतिकारी लोग हैं उनकी नोटिस में आएंगे और हम फिर से एकजुट होकर के एक अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा कर पाएंगे। ये सिर्फ ऊपर से हम जोड़ने का तरीका जो है वो सफल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम नीचे से प्रयास करेंगे फिर से। तो इस समझ के साथ आंध्र प्रदेश में सब तमाम राजनीतिक संगठन और छात्र संगठन, मतलब जिनको हम सेक्शनल या अलग अलग आंशिक मतलब समाज को का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन, जन संगठन, चाहे वो छात्रों का, विद्यार्थियों का हो, या नौजवानों का हो, किसानों का हो, महिलाओं का हो, इस तरह से संगठनों का मतलब हम वहाँ पर एक तरह से विकास देखते हैं। और उन संगठनों के द्वारा चलाए गए बड़े पैमाने के आंदोलनों के बीच से सैकड़ों की संख्या में क्रांतिकारी सामने आए, शहीद हुए, और के समान, मतलब उसी के जन संगठनों के और जन आंदोलनों के समांतर एक तरह से छापामार लड़ाई और गुरिल्ला तौर तरीके से लड़ाई आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। 77 में छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके अब बड़े पैमाने पर हमें आंदोलन करना हो, इसके लिए 3 जन संगठन, जन आधारित पार्टी और जन आंदोलन, इन 3 चीजों पर जोर देते हुए तेलंगाना की जो इकाई थी उसके अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुए। और इस संकल्प के साथ तमाम कार्यकर्ता मैदान में गए और उन्होंने देखते ही देखते 3 साल के अंदर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर लिया जिसकी ओर सारे भारत के क्रांतिकारियों और
जनता की नजर अनायास पहुंची, मतलब उन लोगों को अनायास उस तरफ देखना पड़ा। फिर तो क्रांतिकारियों से संपर्क बनाने का और आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ साथी जेल में थे, जो 72 या 70 के पहले से मतलब लगातार जो गिरफ्तार हुए जेलों में थे, ऐसे कई लोग बाहर आए। उन लोगों ने कुछ संगठन खड़े किए स्वतंत्र रूप से। दो का जिक्र मैं करूंगा। एक तो केरल में के वेणु के नाम से जाने जाते थे नेता, उन्होंने सीआरसी सीपीआईएमएल नाम से एक संगठन खड़ा किया और विभिन्न राज्यों में भी वो पहुंचे। और दूसरी तरफ हम जानते हैं कि बंगाल में कॉमरेड नारायण सन्याल के नेतृत्व में जो पार्टी यूनिटी नाम से एक संगठन का उदय हुआ, वो ये दो थे। उनमें से जो पहला मैंने जिसका जिक्र किया केरल का, बाद में तो यह हुआ कि वो राजनीतिक बहसों के अंदर इतना मतलब समा गए, इतना घुल मिल गए या उसके अंदर इतना डूब गए कि बाकी चीजों का ख्याल उनके सामने गौण हो गया होगा, या क्या समस्या है। मैं तो बाहर ही हूँ, मैं कोई उनके बीच में नहीं था कभी, इसलिए कह नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ ये तो दिखाई देता है। अंत में के वेणु ने खुद अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर दिया, कहा कि अखिल भारतीय पार्टी की जरूरत नहीं है। राज्य स्तर पर अगर कोई राज्य नहीं बल्कि उन्होंने नेशनैलिटी के रूप में, मतलब राष्ट्रीयता के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि अगर राष्ट्रीयताएं अपने अपने कम्युनिस्ट पार्टियां गठित करती हैं तो ठीक है, वो अपना आंदोलन करती हैं तो ठीक है, कोई अखिल भारतीय पार्टी की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे बढ़ करके लेनिन तक को मतलब धिक्कार दिया। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि उनके पार्टी का भी जो हश्र होना था वही हुआ। लेकिन जो सच्चे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए मतलब प्रतिबद्ध थे, उन लोगों की कोशिशें जारी रही और 80 के पूरे दशक में एकता की कोशिशें होती रही। लेकिन कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि दक्षिण में और मध्य भारत में, उत्तर में जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था और उसके अगल बगल, एक तरफ महाराष्ट्र में एक दो जिले गढ़चिरौली गोंदिया वगैरह में, और दूसरी तरफ उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में, तेलंगाना के मैदानों में, इस तरह से एक बहुत विशाल इलाके में जो बांग्लादेश से, मतलब आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो बांग्लादेश से बड़ा इलाका है, उस पूरे इलाके में, इधर दक्षिण भारत में और उधर झारखंड बिहार में, उत्तर भारत में भी ऐसे इलाके बने जहां बहुत तेजी मतलब संघर्ष होने लगे और छापामार लड़ाई के स्तर पर चला गया। इन परिस्थितियों में जो बदलाव आए, उसके बाद हम देखते हैं कि सीओसी का जो प्रयोग था वो तो असफल सिद्ध हो गया था, लेकिन क्रांतिकारियों ने लगातार 30 वर्षों तक अपने प्रयास जारी रखे और कुछ इलाकों को ऐसा बना लिया जहां पर वो अपनी छापामार फौज भी खड़ी कर पाए हैं, और जहां पर अब तो पिछले 15 साल से हम सुन रहे हैं कि कोई जनता सरकार उन लोगों ने जिला स्तरों से ही नहीं बल्कि राज्य स्तर का भी बना डाला है, और नीचे के स्तर पर तो गांव स्तर से लेकर के बने हुए हैं। और उनको पिछले इतने ही दिनों से, मतलब मुझे जहां तक याद आ रहा है, मनमोहन सिंह ने 2005 में या 7 में जो वहाँ सलवा जुड़ुम का सूत्रपात करवाया वहाँ की भाजपा सरकार ने, स्थानीय भाजपा सरकार ने, और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों ने मिलकर के जो तांडव मचाया, आदिवासियों का जो बुरी तरह से कत्लेआम किया, उन सारी चीजों के बावजूद वहाँ आंदोलन इतने ऊंचे स्तर पर जा पहुंचा है कि
मनमोहन सिंह से लेकर के आज जो सत्ता में है, सभी लोग इस आंदोलन को भारत देश का सबसे आंतरिक खतरनाक आंदोलन के रूप में देखते हैं, आंतरिक खतरा के रूप में देखते हैं। भारत देश में यही आंदोलन है जो मोटे तौर पर यहाँ के सत्ताधारियों और उनके जो विदेशी आका हैं, साम्राज्यवादी हैं, उन सभी के लिए एक भयंकर खतरा बनकर के खड़ा हुआ है। इसमें एक चीज है दोस्तों कि इस तरह का आकलन जब सत्ताधारी वर्ग कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जैसे का कहना था कि जब दुश्मन तुम पे हमला करता है तो उसका मतलब है कि तुम सही हो। तो मुझे भी बस इतना ही कहना है कि जो कुछ हो रहा था उसके पीछे बौखलाहट थी और बड़े पैमाने पे दमन, लाखों मतलब छावनियों में लाखों अर्धसैनिक फौजियों को लाने के बावजूद उस आंदोलन को कुचला नहीं जा सका है। हाँ, ये बात सही है कि 2004 के बाद तेलंगाना जैसे जो मैदानी इलाके में, उसके पहले 20-30 वर्षों तक मैदानी इलाके में जो छापामार दस्ते हुआ करते थे, उनका टिकाए रखना मुश्किल हुआ और उन सबको वहां से मतलब क्रांतिकारियों ने पीछे लिया और सुरक्षित जगह में, मतलब अपने जो सुरक्षित अंचल हैं, पहाड़ी जंगली इलाके हैं, वहाँ उन लोगों की तैनाती कर दी ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। तो हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के क्रांतिकारी आंदोलन ने पिछले 50 साल में जो प्रगति की है उसकी अगर समीक्षा की जाए तो ये गति बहुत धीमी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी भी हैं कि दुनिया में कोई क्रांतिकारी केंद्र नहीं है। अगर कोई कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति करना चाह रही है तो ऐसी कम्युनिस्ट पार्टियों की गिनती उंगलियों पे भी करना, मतलब उंगलियों पे की जा सकती है। 4, 5 या 6 देश होंगे जहां पर कि ये जारी है, इससे ज्यादा कहीं कुछ है नहीं। और साम्राज्यवाद और उसका जो दक्षिणपंथी चेहरा है, मतलब हर जगह फाशिज्म जैसा जो स्वरूप ले रहा है, उसका बोलबाला है आज की स्थिति में। इन सब के बावजूद अगर वो टिकी है और वो मुकाबला कर रही है तो उस आंदोलन का भविष्य निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि एक सकारात्मक है और भारत की जनता को इसमें एक तरह से अंतिम विजय भारतीय जनता की होगी। भारत के लोग अपनी विजय सुनिश्चित करेंगे, इस विषय में मुझे पक्का विश्वास है। 80 के दशक के बाद हुआ यह कि मध्य प्रदेश के जिले, ये बस्तर से लेकर के इधर हम देख रहे हैं कि पूरा इलाके में बस्तर और उड़ीसा के साथ जुड़ते हुए उधर बंगाल की सीमा से लेकर के झारखंड, बिहार तक, मतलब एक जिसको शासक वर्गों ने रेड कॉरिडोर का नाम दे दिया। मुझे तो ऐसे कोई कॉरिडोर नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर के उनको प्रवेश करने में दिक्कत जा रही है। पिछले 10-15 साल से जो सत्ताधारी वर्ग की फौजें हैं या निम्न फौजी शक्तियां हैं, वो प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और प्रवेश करने पर स्किरमिश होता है, मारामारी होती है, टकराव होता है, कहीं गोलियां चलती हैं तो कहीं विस्फोट होता है। इस तरह की एक परिस्थिति वहां जारी है। इन सब के बीच ये नक्सलबारी से शुरू हुआ जो आंदोलन था वो आगे बढ़ता रहा है और अब 2004 के बाद तो मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति है जहां पुराने ढंग से खुले जन संगठनों के रूप में जो काम कर रहे थे वो अब मुश्किल हो गया है, कहीं कहीं तो वो एकदम असंभव हो गया है और कुछ सीमित इलाकों में ही छापामार आंदोलन चल रहा है। तो बिहार में जो भोजपुर के मैदानी इलाकों में
एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, उसका जिक्र यहाँ करना मैं चाहूँगा। कॉमरेड जौहर के नेतृत्व में वो आंदोलन काफ़ी आगे तेजी से बढ़ा, लेकिन उनकी शहादत के बाद 1976 में उनकी शहादत हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नया नेतृत्व सामने आया, उनके नेता का नाम था विनोद मिश्र। तो उन्होंने एक छापामार आंदोलन जो मैदानी इलाके में था, उसको धीरे धीरे संसदीय रास्ते पर ले जाने का काम किया। पहले आईपीएफ बनाया, आईपीएफ के द्वारा उन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, और बाद में वो पर्दा भी उन्होंने गिरा दिया और सीधे सीपीआई एमएल के नाम से चुनाव लड़ते हैं। और कभी जब उनको 6-7 विधायक मिले और 1-2 जगह से उनको सांसद भी चुनने का मौका मिला था, आज जाकर के उनके पास 1 विधायक या 2 विधायक हो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इससे कोई क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। क्रांतिकारी आंदोलन को कठिनाइयों से ही गुजर के आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इतना कहते हुए मैं कहना चाहूँगा कि पार्टियों का जो विकास हुआ उस पर थोड़ा सा फोकस डालते हुए बात खत्म करूँगा कि 1968 में जो समन्वय समिति थी, वो 69 में सीपीआई एमएल पार्टी के रूप में गठित हुई, और उसका दायरा बहुत बढ़ गया। और इस तरह से एक क्या कहते हैं, गुणात्मक छलांग वहाँ पर हमने देखा। उसके बाद फिर पार्टी यूनिटी और सीपीआई एमएल, जिसका दक्षिण भारत का जो हिस्सा था, उसमें थे पीपल्स वार। तो ये पीपल्स वार और पार्टी यूनिटी में एकता हुई ये 98 में, 1998 में। और इसने भी एक छलांग लगाई। इस कदम से क्रांतिकारी आंदोलन ने एक छलांग लगाई, कुछ आगे बढ़ा। और 2004 में एमसीसी और कुछ छोटे छोटे जो समूह पहले थे, वो सब एकजुट होकर के, और सीपीआई पीपल्स वार, सीपीआई एमएल पीपल्स वार और एमसीसी, इन दोनों के साथ आने से एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम सीपीआई माओइस्ट है। और उसके नेतृत्व में यह आंदोलन आज भी जारी है। तो यह सिर्फ जिला स्तरीय नहीं, राज्य स्तर पर भी वो कुछ आदिवासियों में और अन्यत्र काम कर रहे हैं, और उनका भविष्य इस देश की जनता सुनिश्चित करेगी। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। कितने मिनट हुए हैं? 1 घंटा 3 मिनट 18 सेकंड हुए हैं। अगर आप लोग कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, लाल सलाम अंजनी विशु जी, बच्चा सिंह जी, क्रांतिकारी एकता जिंदाबाद, लाल सलाम। किसी के मन में कोई शंका है मेरे प्रस्तुतिकरण पर? अगर कोई टिप्पणी है तो आप लोग कर सकते हैं, आपका स्वागत है। मैं यहीं विराम लेना चाहता हूं। अगर कोई पहलू अनछूता रह गया, उस पर भी आप कुछ जोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं, आइए। बहुत कम संसाधनों के साथ बहुत कम समय में
जो जानकारी मैं जुटा पाया उसी के आधार पर मैंने ये प्रस्तुतिकरण किया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें और भी तथ्यों को जोड़ें, उसको और मतलब पुष्टिकर बनाएं, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएं, उसको ज़्यादा लोगों तक ले जाएं। अंजनी विशु जी कुछ पूछ रहे हैं। नौवीं कांग्रेस के लिए कोई नया पहल नहीं होने की बात आपने कही है। मैं कहता हूं कि दो तीन चीजें हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं। वो यह है कि 1983 के बाद छात्र आंदोलन से ही उठा है ये सवाल, लेकिन जाति का सवाल सामने आया है, जो पहले की कम्युनिस्ट पार्टियों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। सीपीआई एमएल, पीपुल्स वार और बाद में माओवादी पार्टी के नाम से जाने जाने वाले संगठन ने दलित का सवाल, जाति का सवाल, इसको काफी गहराई से समझने की कोशिश की है और इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है अपने कार्यक्रम में भी, प्रोग्रामेटिकली इसको अपनाया है। उसी तरह से दलितों का, आदिवासियों का और महिलाओं का जो सवाल है, इन तमाम सवालों को हाशिए से निकाल करके देश के केंद्रीय राजनीतिक मुद्दों के रूप में पेश करना, इसका श्रेय मैं इन्हीं को दूंगा। और कोई सवाल है किसी के मन में? विद्युत चक्रवर्ती जी कुछ बोल रहे हैं। एक सवाल उनका है कि भारत में क्या चुनाव के रास्ते से क्रांति हासिल की जा सकती है? मैं कहता हूं कि 50 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है इस बात को, और ये एक्सपेरिमेंट्स कई लोगों ने किए हैं, और उसका क्या हश्र हुआ है वो जरा देखें तो उनको समझ में आएगा। मुझे अलग अलग से कुछ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। और कोई हाँ, जय राठौड़ जी, आपका एक सवाल था कि क्या सीपीआई माओइस्ट के अलावा कोई और भूमिगत लाल सेना वाली पार्टी है? तो कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है। और जो छोटे संगठन कुछ रह गए थे वो अधिकतर इसी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। भागलपुर में जो नक्सलवादी के प्रभाव से आंदोलन हुआ था, उसके बारे में कावेरी दत्त जी ने सवाल किया है। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से इस विषय पे चर्चा करने को तैयार हूं, लेकिन समय का भी ख्याल रखना है, इसीलिए ऐसे पर्टिकुलर एक इलाके में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा। जाति के सवाल पर रुपेश कुमार सिंह जी ने पूछा है कि कोई दस्तावेज आया है या नहीं। मेरी जानकारी में 1997 में 97 में एक पॉलिसी पेपर जारी किया गया था एमएल पीपुल्स वार की ओर से, और वो ये बाकी दोनों पार्टियों के साथ मर्जर से पहले की बात है। मतलब पार्टी यूनिटी या माओइस्ट पार्टी जो सेंटर था, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, दोनों से जुड़ने के पहले की बात है। सीपीआई एमएल पीपुल्स वार के अंदर ही ये पॉलिसी पेपर पेश किया गया था, जिसमें काफी डिटेल में इनकी चर्चा की गई है। मतलब जो दलित आंदोलन और है, इन सभी चीजों पर उस पर चर्चा की गई है, और उसका धीरे धीरे अमल भी होने लगा। और हम देखते हैं कि 9th कांग्रेस जो हुआ
उसमें ब्राह्मणी सामंतवाद का कॉन्सेप्ट पेश किया गया और ये प्रस्तावों में है। अब इससे अधिक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो ब्राह्मणी सामंतवादी अर्ध सामंती व्यवस्था के बारे में बात की गई है, उसका अर्थ यही है कि जाति की समस्या को सीपीआई माओइस्ट लोगों ने नेतृत्व ने काफी महत्व दिया है और इस सवाल को सुलझाने के प्रति अगर ईमानदार कोशिश कुछ हो रही है तो उन्हीं की तरफ से हो रही है। बाकी जो खुद को जातियों के प्रतिनिधि कह करके खड़े होते हैं, कुछ टुटपुंजिया संगठन है, मध्यम वर्गीय संगठन है या कुछ मतलब शासक वर्गों के संगठन है, वो चुनाव तक अपना इसका इस्तेमाल करते हैं और वोट बैंक की तरह से दलितों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी राजनीति करते हैं। इससे ज्यादा आज तक किसी ने इसको सुलझाने की कोशिश तो नहीं की है। यहाँ तक कि सीपीआई से लेकर के, सीपीआई में तो एकदम स्पष्ट था कि वो सोचते थे कि क्रांति हो जाएगी, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति हो जाएगी तो समाज भी बदल जाएगा, ये ऊपरी ढांचा का हिस्सा है जाति का सवाल। जबकि सीपीआई एमएल पीपल्स वार ने, मुझे जहां तक याद है एक साहित्यिक थे केवी रमना रेड्डी, तेलुगु साहित्यिक थे और प्रोफेसर भी थे, वो तेनाली में पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक लंबा लेख लिखा था और उसमें उन्होंने पहली बार ये प्रस्तावित किया कि ये जाति जो है ये सिर्फ ऊपरी ढांचे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आर्थिक आधार में भी है और ढांचे में भी है, संरचना में भी है। तो संरचना को ऊपर से लिपापोती करने से यह खत्म नहीं होता है। इसीलिए पहले जाति का जो आधार अर्थव्यवस्था में है उसको भी तोड़ना पड़ेगा और साथ ही साथ जो अधिरचना में जो उसका प्रकटीकरण होता है, उसका जो व्यक्तिकरण होता है, उस चीज पर भी हमले करते रहने पड़ेंगे। ये दोनों साथ साथ चलाएंगे तो निश्चित रूप से जाति के सवाल को कम्युनिस्टों ने सही ढंग से समझा है, कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने सही ढंग से समझा है, ऐसा माना जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, रुपेश कुमार जी, हाँ आपने जो कहा शायद वो सही कह रहे हैं आप। 2017 में कोई दस्तावेज आया है, मेरी नज़र में नहीं आया अभी तक, क्योंकि मैं इस समय लगभग बीमारियों के चलते शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि मैं बहुत लोगों से में नहीं हूँ। एक तरह से सीमित हो गया है मेरा सब कामकाज, घर ही से काम करता हूँ, इसीलिए मेरी जानकारी भी सीमित हो गई है। तो आपने जो जानकारी दी ये मैं सबके साथ बांट रहा हूँ। आगे चलते हैं। महेंद्र विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि तुम सबका अंत आ गया है, तुम लोग सारे प्रोपोगंडा एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा ठीक है। और महिलाओं की भागीदारी से संबंधित एक सवाल मुझे दिखाई दे रहा है, कोई अहमद साहब है, मैं अहमद। तो इसके बारे में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो आंकड़े, सरकारी आंकड़े हो या सीपीआई माओइस्ट की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके अनुसार उनकी फौज में, उनकी जो छापामार फौज है उसमें 40% और कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा महिलाओं का मतलब सहभाग है, उन लोगों का, उनकी भागीदारी है। तो इतना कहते हुए मैं बात खत्म करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को सलाम।